So good afternoon to all the dearest one. और आप सब वेट कर रहे हैं यकीनन कि नेक्स्ट वीडियो बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप सबको बताया गया था कि वी हैव टू स्टार्ट विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव फिनिश VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपके 3 पार्ट में अपन ने पार्ट्स लिए थे, उसके पार्ट 1, 2 एंड 3। एंड वेरी प्राउडली आई कैन से कि अपन ने वो बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस कर ली है और कंप्लीट कर लिया है। अब अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इतनी अच्छी है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या पर्पस है पढ़ने का और क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ मतलब डिस्कवरीज चलती रहती हैं। अभी भी जब तक लाइफ है इस दुनिया में डिस्कवरीज चलती रहेंगी। तो कुछ ना हर थ्योरी बहुत अच्छी होती है, उसके एडवांटेजेस होते हैं, बट कुछ पार्ट ऐसा होता है जो उसके अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा होता या उसके लिए एक्स्ट्रा हमें आगे जाना पड़ता है। तो इसी तरह से जैसे लिविस अप्रोच जब आपका आया था तो आपको याद है कि लिविस अप्रोच ने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है, मतलब राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बढ़िया बताया था, बट केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में उसने नहीं बताया था। जैसे अगर आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि H2 मॉलिक्यूल है, अभी अपन लिखेंगे बाद में, फिर ज़रा समझ लें आप। जैसे आपके पास H2 मॉलिक्यूल है, सब जानते हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों में शेयरिंग होती है। जैसे आपको याद है क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये H2 मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर कोई कहे कि नहीं मुझे फ्लोरीन मॉलिक्यूल को बताओ, आप लिविस से कोई पूछे कि आप फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर भी फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अपन सब जानते हैं कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा हुआ है, 1s2 2s2 2p5, p में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक अनपेयर्ड बचा हुआ है। दूसरे फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड बचा हुआ है। दोनों फ्लोरीन जब मिलेंगे तो दोनों का एक एक अनपेयर्ड शेयर करेगा, शेयरिंग होगी और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लिविस से पूछा गया कि आपने F2 और H2 दोनों मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दोनों में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, बिटवीन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, बट व्हाट इज द व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एनर्जी। H2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी 400 के रेंज में है और F2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी 155 की रेंज में है। तो इतना अंतर क्यों है बॉन्ड एनर्जी में? लाइक बोथ ऑफ देम हैविंग 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही बॉन्ड लेंथ में दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, अभी अपन लिखेंगे समझेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जब लिविस से पूछे गए तो लिविस के पास इनका आंसर नहीं था। फिर VSEPR आई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसने भी शेप्स बताए सिंपल मॉलिक्यूल के बनने के, बट केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत डेप्थ में नहीं बताया। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के शेप्स जो मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके शेप्स के बारे में भी डिटेल में नहीं बताया। तो ये सब प्रॉब्लम जो आ रही थी इसकी वजह से 2 साइंटिस्ट थे, एक था हिटलर लंडन और उनको फिर मॉडिफाइड करा पॉलिंग एंड स्लेटर। इन सब ने मिलकर काम किया, एक टीम वर्क करा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेके आए, जिसमें सबसे पहले इन्होंने H2 मॉलिक्यूल को समझाया कि कैसे बनता है, वो उनका पूरा फॉर्मेशन बताया। तो इस तरह से ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस हुई है। तो हम थोड़ा सा ड्रॉबैक जो लिविस और VSEPR का एक साथ जो मैंने समझाया है अभी, वो थोड़ा आप लिख लें कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं VBT के मतलब स्टार्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर एक दफ़ा सुन लें, पहले लिखे नहीं, एक दफ़ा सुन लें मैंने क्या लिखा है यहाँ। मैंने पहला स्टार में लिखा है लिविस अप्रोच helps in explaining the structure of molecules, मतलब in writing the structures, but unable to explain the formation of chemical bond. chemical bond बन रहा है तो कैसे बन रहा है, खाली शेयरिंग हो रही है या कुछ और भी हो रहा है। also unable to explain, ये जो भी समझाया था मैंने H2 और F2 का, also unable to explain the difference between the bond energy as well as the bond length of H2 and F2 molecules, as both of them are formed by sharing of 2 electrons between 2 atoms, यानी both of them having single covalent bond, but still आप देखो H2 की बॉन्ड एनर्जी 435.8 किलो जूल पर मोल है, कितनी ज़्यादा है,
और F2 की सिर्फ 155 है। ऐसे ही H2 का बॉन्ड लेंथ Bl यानी बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है, लेकिन F2 का बॉन्ड लेंथ 144 है, मतलब बॉन्ड एनर्जी H2 की ज़्यादा है लेकिन बॉन्ड लेंथ F2 का ज़्यादा है। तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दोनों में है, डिफरेंसेस इतने आ रहे हैं, तो मतलब केमिकल बॉन्ड का एक्चुअल फॉर्मेशन नहीं समझा पाया कौन, लिविस। उसके बाद मैंने ये भी लिखा कि VSEPR ने सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में उनका कैसे बनते हैं बनाया, बट मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं बताया। तो ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए दो थ्योरीज आई, एक VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक MOT जो इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। समझ आ गई? तो थोड़ा सा ड्रॉबैक अपनी कॉपी में होना चाहिए ताकि अपन आगे VBT के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये प्रॉब्लम्स ही इसकी वजह से मैंने VBT को पढ़ा है। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। लिविस अप्रोच हेल्प्स Lewis approach helps in explaining the structure of molecules, या in writing भी लिख सकते हैं आप। Lewis approach helps in writing or explaining, both are correct, in writing or explaining the structure of molecules, comma, but unable to explain the formation of chemical bond, but unable to explain the formation of chemical bond। ये लिख लें यहाँ तक, unable to explain the formation of chemical bond, ठीक है, कॉमा। also unable to explain the difference, also unable to explain the difference between the bond energy as well as the bond length, also unable to explain the difference between the bond energy as well as the bond length of H2 and F2 molecules, also unable to explain the difference between the bond energy as well as the bond length of H2 and F2 molecules, as both of them are formed by sharing of two electrons, as both of them are formed by sharing of two electrons between two atoms, है ना, as both of them are formed by sharing of two electrons between two atoms। फिर आप ये लिख लें, चाहे तो अलग पेन से भी लिख सकते हैं या उसी पेन से, कि बॉन्ड E यानी बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 ब्रैकेट में 435.8 किलो जूल पर मोल, कॉमा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज 155 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही उसके पास या नीचे लिख लें, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज 74 पिकोमीटर और बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 इक्वल टू 144 पिकोमीटर। सो प्लीज फिनिश राइटिंग टिल हियर। पूरा अपन ड्रॉबैक लिख लेंगे, फिर अपन ये वाला क्वेश्चन भी दिमाग में चलाएंगे, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब लिविस ने नहीं बताया बट हमें तो पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि H2 और F2 दोनों एक ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बन रहे हैं बट दोनों के बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में इतना डिफरेंस क्यों है। वी विल डिस्कस नाउ दिस ऑल्सो। हो गया आपका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज लिख ली आपने। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द वैल्यूज बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इतना डिफरेंस हो रहा है। देन फ्रॉम न्यू लाइन एक और स्टार लगाएं, ऑल्सो VSEPR थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ऑल्सो VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिंपल मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ऑल्सो VSEPR थ्योरी explain
द फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन उसने बताया है। मतलब चाहो तो वो कंटिन्यू कर सकते हो, बट नॉट द कॉम्प्लिकेटेड वन, या बट नॉट द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बट ये चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इतना काफ़ी है कि यकीनन समझ में आ रहा है कि सिर्फ सिंपल को ही बताया। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ तक आप लोग लिख लें जल्दी से। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स VBT एंड MOT आर इंट्रोड्यूस्ड। हरी अप चिल्ड्रन, यू कैन फिनिश द पैरा फास्ट, ताकि अपन एक क्वेश्चन डलवाएं इसके अंदर, जो क्वेश्चन कहेगा कि ये दोनों का अलग क्यों होता है। सो आई होप कि आप सब ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा यकीनन। हो गया? ओके, नाउ लिसन टू मी, पुट योर पेन फॉर अ मिनट एंड लिसन टू मी केयरफुली। अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि वाई द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 एंड F2 एज वेल एज द बॉन्ड लेंथ डिफर वेरी मच इन मैग्नीट्यूड in spite of both of them are formed by single covalent bond, तो पहले समझ लो, फिर अपन क्वेश्चन लिख के उसका आंसर भी लिखेंगे। क्या समझा रही हूँ मैं कि जब H2 बनता है तो H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरे H के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे एक का स्पिन क्लॉकवाइज है, एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, वो दोनों आएंगे और आके ऑर्बिटल्स ओवरलैप यानी ऐसे होंगी और वो दोनों शेयरिंग कर लेंगे, जैसे अपन वो सर्कल्स बनाते थे क्लास 10 से। तो यहाँ समझ आ गया। अब जब फ्लोरीन ये काम करेगा तो फ्लोरीन के आउटर शेल में क्या है, आप देखो। फ्लोरीन में ज़रा से यहाँ से रब करके ना पहले समझा दूँ आपको, उसके बाद अपन मतलब क्वेश्चन भी लिखेंगे और हम उसके बाद आपको वो भी समझाएंगे क्या कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब फ्लोरीन में ऐसा क्यों हुआ जो कि उसके अंदर नहीं हुआ। किसके अंदर? मतलब H2 और फ्लोरीन में क्या ऐसा डिफरेंस आया कि दोनों के अंदर ये डिफरेंस हमने देखा। तो उसके लिए हम आपको ये समझाने वाले हैं कि आपको ध्यान रहे कि H2 मॉलिक्यूल जब बनेगा, ध्यान से समझे कि जब H2 मॉलिक्यूल आपका बनेगा तो ये H है ना, इसका 1s1 है, ये 1s1 है H का, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल है जैसे, ये इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये HA है जैसे। ऐसे ये हमारा HB है, इसके पास भी 1s1 है, इसका भी एक ऑर्बिटल है, इसमें ये ऐसे दोनों अनपेड होंगे लेकिन स्पिन अलग होगी। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। मतलब जब H और H मिलेगा यानी ऐसे ये H सिंगल बॉन्ड H, जब दो H मिलेंगे तो सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अब फ्लोरीन अगर आप ले रहे हैं, फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5, ये आउटर मोस्ट शेल है। ये 2s के आपके दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए और ये आपका 2p के, ये 2s और ये 2p है ना, ये 2p के आपके ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, ये एक अनपेड है फ्लोरीन का, दूसरे फ्लोरीन के पास भी एक अनपेड है। लेकिन जब ये फ्लोरीन ऐसे मिलेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जैसे ये दो फ्लोरीन मिले और कोवेलेंट, तो जब आप देख रहे हैं कि जैसे H2 मॉलिक्यूल बन रहा है तो H2 मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेकिन लोन पेयर नहीं है, है ना। लेकिन जब फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये आउटर शेल के 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड है यानी लोन पेयर, 2p में भी ये दो लोन पेयर, मतलब टोटल लोन पेयर कितने हैं, एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। मैं एक मिनट अभी इसको डिपेक्ट करके बता रही हूँ। तो जैसे ये 3 लोन पेयर एक फ्लोरीन के पास है ना, ये 3 लोन पेयर एक फ्लोरीन के पास है, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका और एक आपका ये हो गया। तो क्या हो रहा है कि जब ये लोन पेयर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल रहा है, तो बॉन्ड लेंथ भी आपने देखा कि उसका ज़्यादा है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम, ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा। किसके कंपेरिजन में? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में, जहाँ पर लोन पेयर नहीं है, जहाँ पर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, रिपल्सिव फोर्सेज नहीं है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। तब आप क्वेश्चन आप सब लोग डालेंगे अपनी कॉपी में, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। व्हाई द बॉन्ड एनर्जी, ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग, व्हाई द बॉन्ड एनर्जी
as well as the bond length, why the bond energy as well as the bond length of H2 and F2 molecules of H2 and F2 molecules differ in magnitude in spite of having single covalent bond, in spite of having single covalent bond in both H2 and F2 molecules, in both H2 and F2 molecules. ठीक है, दोनों H2 और F2 molecules में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, बट स्टिल H2 का और F2 का बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस है और बॉन्ड लेंथ है. अब आप सब लोग आंसर लिखेंगे मेरे साथ. इन न्यू लाइन से, इन H2 molecule there is no lone pair. In H2 molecule there is no lone pair, only single covalent bond is there, only single covalent bond is there, comma, but in F2 molecule each fluorine atom, in F2 molecule each fluorine atom has 3 lone pairs. Each fluorine atom has 3 lone pairs. So repulsive forces are very much, repulsive forces between the lone pairs are very much. So repulsive forces between the lone pairs are very much. Hence the bond is weak and the bond length is high than H2 molecule. Hence the bond is weak and bond length is more as compared to H2 molecule. तो ये पूरा हो गया आपका. अब अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं Ha1s1, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, Hb दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसका 1s1, उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये आपका बॉन्ड बन गया. और ये HH में सिंगल है और फ्लोरीन में ये इस तरह से है. आप बना लें इसे. हरी अप चिल्ड्रन. सो आई होप कि आपको समझ में आया ये अच्छी तरह, और ये आप पूरा बना लें इसको जल्दी से. डन. देख लें जल्दी से, बन गया हुआ है तो आगे अपन पढ़ेंगे. अब हो गया. सो अगर चाहें तो नहीं बनाएं तो जब भी चलेगा, लेकिन आप बना लेंगे तो आपको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ लेट अस, सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रॉबैक के मतलब लिविस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो समझ ही नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए ये आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो अब आप अपनी साइड हेडिंग डालेंगे. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डली हुई है ऊपर, बट यहाँ पर VBT करके डाल दें साइड हेडिंग. और ज़रा सा ध्यान दें मैं क्या लिखा है मैंने यहाँ. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हिटलर एंड लंडन. हिटलर और लंडन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाला था. एंड डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर. ये सब साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया था. और एक बार समझो ज़रा सा, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, काय पे, मतलब किस चीज़ पे ये बेस है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए हमें काय की नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है. नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये सब उसी के लिए आ रहा है, 1s 2s 2p. नॉलेज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, के एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग होती हैं, जब बॉन्ड बनता है तो आके ऐसे ओवरलैप हो जाती हैं.
नॉलेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों को कवर किया है किसने? VBT, जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तब आप स्टार्टिंग में ये लिखेंगे पहले VBT में, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हिटलर इन लंडन, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हिटलर एंड लंडन एंड डेवलप्ड बाई पॉलिंग एंड स्लेटर, एंड डेवलप्ड बाई पॉलिंग एंड स्लेटर। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस की थी हिटलर लंदन ने और डेवलप की थी पॉलिंग एंड स्लेटर ने। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब किस किस चीज़ को अपन को लेना है, किसको समझना है VBT के लिए। तो इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कॉमा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉमा ओवरलैपिंग ऑफ एओस यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कॉमा हाइब्रिडाइजेशन और बहुत सी चीज़ें। तो ये आप पूरा जल्दी से कंप्लीट कर लें, हरी अप चिल्ड्रन। उसके बाद अपन आगे लेंगे, अब इसके आगे अपन लेने वाले हैं कि अब जो किस तरह से हम VBT को उठाएंगे और क्या VBT हमारे मतलब क्या हमें समझना है VBT से। सो आई होप कि आपने ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट कर ली होगी। हरी अप चिल्ड्रन, डन। चलिए हम मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अभी अपन इसको डिपेक्ट करेंगे। लेट अस एक्सप्लेन VBT विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, मैं आपको पूरा VBT समझाऊंगी H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से। आप ये लाइन लिख के और फिर आप समझेंगे। तो लेट अस एक्सप्लेन लिखते जाए, मैं बोल रही हूँ लेट अस एक्सप्लेन VBT, let us explain VBT with the help of formation of H2 molecule। ठीक है, तो हम VBT समझेंगे किसकी हेल्प से? with the help of formation of H2 molecule। H2 molecule के फॉर्मेशन से हम VBT को समझेंगे। अब जरा ध्यान से समझ लें, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर अपन लिखेंगे साथ। सपोज ये मेरे दो हाथ हैं, ये मेरा H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, सपोज ये जो मेरे दो हाथ हैं ये मेरा H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक H और दूसरा H, जब मॉलिक्यूल नहीं बन रहा तो ये दोनों H दूर दूर होंगे ना, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये दोनों दूर दूर होंगे। जब पास मॉलिक्यूल बनना होगा तो इन्हें पास आना होगा, तो ये पास आएंगे, ये पास आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ये पास आके एक लिमिट तक पास आएंगे, फिर ऐसे ऑर्बिटल, मतलब ये ऑर्बिटल में है। जैसे मैंने गोला बनाया था ना, इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होता, वो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। जैसे हाइड्रोजन का ही ले रहा हो तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? उसकी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूर दूर हैं, फार अवे हैं ये दोनों, तो उनमें एनर्जी भी मतलब ज़्यादा है, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें दूर दूर है। बट जब ये पास आएंगे तो हाइड्रोजन एटम्स, उनकी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, एक में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जब ये पास आएंगे तो इनके अंदर डिफरेंट टाइप की फोर्सेस बनेंगी। क्या मतलब? डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस डेवलप होंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस भी डेवलप होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी डेवलप होंगी। ये बात ध्यान में रखेंगे आप, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आएंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी आएंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस किस किस के बीच में आएंगी? एक एटम हाइड्रोजन, उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस, ये अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और उसकी न्यूक्लियस, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। और अट्रैक्टिव फोर्स किसकी हो सकती है? ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन की न्यूक्लियस, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन की न्यूक्लियस, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेज हो गई। अब रिपल्सिव फोर्सेज किसके बीच में आएंगी? रिपल्सिव फोर्सेज आएंगी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों की न्यूक्लियाई, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेज आएंगी। तो जब ये मॉलिक्यूल पास आएंगे तो दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी और दो तरह की रिपल्सिव फोर्सेज होंगी। ये मॉलिक्यूल पास आते आते अपन देखेंगे इनमें कि अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रीडोमिनेट कर जाएंगी किसको? रिपल्सिव फोर्सेज को। मतलब ये मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि ये बात कुछ लिविस ने और VSEPR ने नहीं समझाई है, ये पॉली स्लेटर और इन लोगों ने समझाई है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने समझाई है कि बॉन्ड बनता क्यों है, ऐसे कैसे बनता है। तो दोनों बॉन्ड बनने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों के
स्पिन एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज होना चाहिए। जब वो आते हैं तो इस तरह की फोर्सेज आती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। बट जब मॉलिक्यूल करीब आता है, जैसे अब ये करीब आ गए, अब जैसे ये मॉलिक्यूल आ गया, अब ये ओवरलैपिंग हो गई, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग, मतलब इंटर पेनेट्रेट हो गए। बट ये इससे ज़्यादा करीब नहीं आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा करीब आएंगे तो इनमें रिपल्शन हो जाएगा। तो इतने बस ये रहेंगे। इतने में जिस वक्त बॉन्ड बन जाता है, मॉलिक्यूल बनता है, उस वक्त बॉन्ड एनर्जी सबसे लीस्ट होती है, मतलब सबसे, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस तरह से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझाया गया है किसके किसके उससे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मदद से। सो दिस इज वी विल एक्सप्लेन। तो अपन ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पर जैसे आपने लिख लिया था कि लेट अस एक्सप्लेन VBT विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब मेरे साथ कंटिन्यू करें लिखना। सपोज 2 H2 molecules आर देयर, ठीक है। सपोज कर रहे हैं कि 2 H2 मॉलिक्यूल्स हैं, HA एंड HB। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास? 2। सपोज 2 मॉलिक्यूल्स आर देयर, HA एंड HB। when they come close to each other, when they come close to each other, forces of attraction as well as forces of repulsion are operating, है ना, as well as forces of repulsion. So again I'll repeat. Suppose 2 H2 molecules are there, HA and HB. When they come close to each other, forces of attraction as well as forces of repulsion are operating. Means 1. Forces of attraction between NA and EA। क्या मतलब हुआ इस बात का? न्यूक्लियस ऑफ A, एटम A, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम A, E for electron and N for nucleus, as well as NB and EB। तो एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई किसके बीच में? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एटम, एंड न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड एटम एंड द एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकेंड एटम। और सेकेंड, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकेंड एटम, एज वेल एज न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। तो जल्दी से आप ये कर लें कंप्लीट और लिख लें जल्दी से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जो न्यू पैटर्न आ रहा है स्टडीज़ का, आप सबको पता है कि एनसीईआरटी का फुल स्टॉप भी पढ़ाया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि पूरे कोर्स को रीविजिट करना, ताकि आपको अप टू मार्क जो एनटीए दे रहा है और जो बोर्ड चाहता है। एनसीईआरटी बोर्ड तो हमेशा ही एनसीईआरटी चाहता है, बट एनटीए जब से आया है, जब से समझ में आ रहा है कि एनटीए भी एनसीईआरटी चाह रहा है, बट एनसीईआरटी का फुल स्टॉप और लाइन भी चाह रहा है। तो हमें उसी हिसाब से देख रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे थर्ड, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन, किस किस के बीच में? बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एटम्स एज वेल एज द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन Na and NB, na, nucleus of one atom and the nucleus of another atom, and forces of repulsion between electron of A
एन इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो ये सारी इस तरह की मतलब इतनी फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं और ये सब इंट्रोड्यूस करा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, ना कि VSEPR या कॉजल एंड लिविस। तो ये आपने पूरा देख लिया। अब हम इसके बाद ये समझाना चाह रहे हैं ये सब फोर्सेस ठीक है हैं, बट यहाँ क्या लिखा था कि जब वो करीब आ रहे हैं तो ये सब फोर्सेस मतलब ऑपरेट कर रही हैं, बट व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर क्या ऑब्जर्व किया कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रीडोमिनेट फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, सो द बॉन्ड इज फॉर्म्ड by overlapping of atomic orbitals and when the bond is formed energy is released, बहुत सी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जिसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, एंड द मॉलिक्यूल बिकम स्टेबल। तो ये लाइन आप लिखेंगे इसके बाद, when both hydrogen atoms are close to each other, न्यू लाइन से, when both hydrogen atoms are close to each other then forces of attraction predominate forces of repulsion, then forces of attraction predominate forces of repulsion, है ना। तो forces of attraction जो है वो क्या कर रही है, predominate कर रही है किसे, forces of repulsion को। So please write down, when both hydrogen atoms come close to each other then forces of attraction predominate forces of repulsion, forces of attraction predominate करेंगी किसे, forces of repulsion को, predominate forces of repulsion and energy is released known as bond energy is released known as bond energy और बॉन्ड इंथैल्पी, है ना। जो एनर्जी रिलीज होएगी उसे कहेंगे अपन बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी, एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म विच इज हाईली स्टेबल, एंड द मॉलिक्यूल इज फॉर्म या एन H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म विच इज हाईली स्टेबल, और H2 मॉलिक्यूल बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होएगा। समझ गए। तो ये पूरा VPT ने समझाया है, आप चाहो तो 1 मिनट देख लो अपनी, हैव अ लुक इन योर कॉपी फास्ट, ताकि समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा है और हमने क्या करा है यहाँ। अब जैसे आपसे जैसे कहा जाता है ना, अभी मैंने आपको लिखा था कि H2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 435.8। कोई आपसे पूछे इसका मतलब बताओ, मतलब इतनी एनर्जी लगेगी एक H2 मॉलिक्यूल को तोड़ के हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए। बॉन्ड एनर्जी ये होती है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ये पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में अपन। तो जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि H2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी इतनी ज़्यादा है क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो बहुत स्टेबल है, लोन पेयर्स नहीं है, रिपल्शन नहीं है, तो जब बॉन्ड बन रहा है तो वो बहुत स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। अब इसी चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कभी कभी अपन लोग देखते भी नहीं हैं बुक्स में, लेकिन आज की डेट में जो नया कॉन्सेप्ट आया है अपने इंडिया में कि NCERT को फॉलो करने का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसकी वजह से अपन को हर चीज़ देखना है। अभी आप लिखेंगे कुछ नहीं, ये जो मैंने पूरा समझाया है अभी H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, इसको डिपेक्ट करा है डायग्रामेटिकली कैसे। ध्यान से देखें, आप पहले समझें। ये आपके पास HA लिखा है, यानी ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव लिखा है ना, न्यूक्लियस है ऑफ हाइड्रोजन A, एटम A की। ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव ऑफ HB, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं A के, डिपेक्ट कर रहे हैं अपन, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं B के। तो मैं आपको ये डायग्राम क्या समझा रही हूँ, इस डायग्राम में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे समझा रहे हैं अपन, कि ये जो थिक लाइन है और ये डॉटेड लाइन है। थिक लाइन का मतलब ऑल फोर्सेस और डॉटेड लाइन का मतलब न्यू फोर्सेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन A और एटम B की न्यूक्लियस और एटम A के इलेक्ट्रॉन्स में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, और यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B। और ये वाली कौन सी बन रही है, नई कौन सी बन रही है, बिटवीन, मतलब ये तो ऑलरेडी थी ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, एक
एटम की न्यूक्लियस और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन्स में। अब काय में बी बन रही है, कैसे बता रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन ए के और हाइड्रोजन ए के इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मतलब ये समझाया जा रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं जो कि मॉलिक्यूल को प्रीडोमिनेट कर रही हैं और इसी वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल, H2 मॉलिक्यूल स्टेबल बन रहा है। और फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैसे अपन ने समझाया, यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, देखो इलेक्ट्रॉन एटम ए के और इलेक्ट्रॉन एटम ए के ये आपस में रिपेल कर रहे हैं और न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है। न्यूक्लियस ऑफ एटम ए ये बी होना चाहिए, सॉरी ये बी होएगा। न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी इनमें भी रिपल्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ए के और इलेक्ट्रॉन बी इनमें भी रिपल्शन हो रहा है। तो इस तरह से अगर लाइन कहीं बनी या कोई क्वेश्चन बन के आ जाए ऑब्जेक्टिव बोर्ड में या कहीं पर भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बच्चों को पता होना चाहिए रिपल्सिव फोर्सेस का डायग्राम है और ये वाला फोर्सेस साफ दिख रहा है कि यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। तो प्लीज ड्रॉ दीज 2 डायग्राम्स, फिर इसको बाद में समझाऊंगी मैं। पहले आप ये 2 डायग्राम बना लें जल्दी जल्दी। यहाँ पर जहाँ नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ये लिखा भी है EA, और जहाँ पॉजिटिव हो वह Na है, न्यूक्लियस है। पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस, और चाहें तो आप न्यूक्लियस भी कर दें, न्यूक्लियस ऑफ A और न्यूक्लियस ऑफ B। ठीक है, तो प्लीज ड्रॉ दीज डायग्राम। These diagram are the diagrammatic representation of formation of H2 molecule showing the attractive forces as well as the repulsive forces। जल्दी से ये डायग्राम बना लें आप ताकि इसके बाद अपन आगे बढ़ें। हरी अप चिल्ड्रन। हो गया? नाउ इसके बाद हम आपको एक चीज और समझाने वाले हैं। वो हम क्या समझा रहे हैं, ये वाला डायग्राम। अब ये ध्यान से समझें पहले इस डायग्राम को अच्छी तरह, उसके बाद आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। ये डायग्राम क्या समझा रहा है, इधर वाई एक्सिस पे एनर्जी ली हुई है हमने किलोजूल पर मोल में, और एक्स एक्सिस पे हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी ली हुई है। ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम ये बता रहा है कि ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूर दूर से, देखो ये दोनों सर्किल हैं, ये दूर दूर हैं अभी, है ना, इनके अंदर कोई भी एनर्जी का मतलब एनर्जी इनकी कांस्टेंट है, अभी दूर दूर है तो इनकी एनर्जी में कोई ना बढ़ रही ना घट रही, दे आर वेरी फार अवे, तो इनकी एनर्जी देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब जब ये पास पास आ रहा है तो एनर्जी इनकी घटना शुरू हुई। ठीक है, घटती गई यहाँ तक ये देखो ये डिप आई, कर्व में एक डिप दिख रही है। ये डिप का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर, यानी ये डिप क्या बता रही है, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड लेंथ कितनी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, 74 पिकोमीटर। तो क्या बता रहा है, फिर से मैं समझा रही हूँ, ये 2 अलग अलग सर्कल यानी दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो देयर इज नो एनी चेंज इन द एनर्जी। एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट दिखा रहे हैं हम, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये दोनों अलग अलग हैं। व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, देखो यहाँ पर ये क्लोज आ रहे हैं, अभी ओवरलैप नहीं हुए हैं, ये ऐसे आए हैं, बस ये ऐसे हुए हैं, अभी ऐसे नहीं हुए, बॉन्ड नहीं बना है, अभी ऐसे हैं। तो जब ये पास पास आ रहे हैं तो एनर्जी देखो दिख रहा है डिक्रीज होता दिखा रहा है, फिर ये दोनों ओवरलैप हो गए हैं, तो यहाँ एनर्जी सबसे कम है इस वक्त, और इस वक्त बॉन्ड बना है। ये क्या डिप बता रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, जहाँ पर बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है। उसके बाद अगर और करीब आएंगे इसके और करीब आएंगे, जैसे मैंने बताया था कि एक डिस्टेंस तक करीब आते हैं, और करीब आएंगे तो रिपल्शन हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा एटम। तो और जब करीब आना चाहेंगे अगर तो एनर्जी फिर बढ़ जाएगी, फिर ये और करीब नहीं आ सकते। तो ये डायग्राम भी बड़ा अच्छा है। ये डायग्राम शो कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल शोइंग ऑन द वाई एक्सिस एनर्जी इन किलोजूल पर मोल एंड ऑन द एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सो आई होप कि आपको ये डायग्राम भी समझ में आया होगा, या आप डायग्राम अच्छी तरह बना लें, और अगर कोई भी डाउट हो तो NCERT के डायग्राम्स हैं, ये समझाए जा रहे हैं। अगर डायग्राम में मुश्किल हो तो NCERT से भी देख सकते हैं और बना सकते हैं, बट अगर बना लें अभी तो और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से एनर्जी में डिफरेंस नहीं था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिल्कुल बराबर, मतलब कोई फर्क नहीं था, एनर्जी बिल्कुल कॉन्स्टेंट थी। यहाँ फिर करीब आए तो एनर्जी घटी, और सबसे कम एनर्जी हुई जब वो H2 मॉलिक्यूल बन गया हमारा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली। Also the diagram showing the attractive as well as the repulsive forces among the H2 molecule। तो इससे हमें साफ समझ में आ रहा है, ये बात हमें साफ बता रही है कि ये जो पूरा डिटेल है और डेप्थ है, ये आपको ना BSEPR ने बताया कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ना आपको कॉजल लेविस अप्रोच ने पता चला, ना ऑक्टेट रूल से पता चला। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये VBT का स्टार्टिंग है H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन।
अब अगर हमसे एक चीज़ और अपन पढ़ेंगे आज कि अगर हमसे कोई पूछे कि आप ओवरलैपिंग के एक्चुअल मतलब बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो वही मैंने जो बताया डायग्रामेटिकली मैंने समझाया, ये दूर 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 आके ऐसे ओवरलैप, ये ओवरलैप ओवरलैप। इंटर पेनेट्रेशन, इंटर यानी अंदर, पेनेट्रेट होना, इंटर पेनेट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है इसे कहते हैं अपन ओवरलैपिंग। और कहा यह जाता है जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होएगी उतना ही बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होएगा और उतना ही अच्छा बॉन्ड बनेगा हमारा। तो अब आप एक क्वेश्चन डालें, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? हरी अप, व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? What do you mean by overlapping of atomic orbitals? अब आप अपन आंसर लिखेंगे इसका कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। अपन लिखेंगे when both H2 molecules, when both hydrogen atoms, H2 molecules नहीं, when both hydrogen atoms, when both hydrogen atoms come close to each other, when both hydrogen atoms come close to each other, then energy is minimum, and there is interpenetration of atomic orbitals. There is interpenetration of atomic orbitals. This is called overlapping of AOs यानी atomic orbitals. So please write down the definition fast और interpenetration पे underline करेंगे आप लोग। मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल मर्जिंग, मर्ज होना, पार्शियल मर्जिंग, ये लाइन भी एक आखिर में लिख सकते हैं, पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, और जब ओवरलैपिंग होती है तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। तो ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, which result in pairing of electrons and formation of a chemical bond। अब समझ आई कि जो लुईस अप्रोच था उसने केमिकल बॉन्ड को कुछ भी नहीं बताया था कैसे बनेगा। ये सब डेप्थ वीबीटी और उन सारे साइंटिस्ट की टीम थी जिसने हमें इतना बढ़िया ये सब समझाया। अब लास्ट चीज़ अपन ये बस लिख रहे हैं कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर स्ट्रॉन्गर इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये लास्ट लाइन लिख लें, ग्रेटर the extent of overlapping, greater the extent of overlapping, greater the strength of overlapping, more is strong, stronger is the covalent bond, stronger is the covalent bond, greater the extent of overlapping, stronger is the covalent bond। यहाँ तक हमने आज पढ़ा। तो हमने आज क्या पढ़ा? पहले हमने ड्रॉबैक देखे वीबीटी
से पहले कॉजल लुइस और VSEPR में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअल ड्रॉबैक ये था कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं बताया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मिक्स होते हैं, ओवरलैपिंग होती है, कुछ नहीं बताया। तो इसलिए VBTI और H2 मॉलिक्यूल जो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है उसका बनाना बताया। पूरा लेक्चर का कंक्लूजन ये था कि दोनों दूर दूर थे, करीब आए तो एनर्जी रिलीज हुई और बॉन्ड बना। बॉन्ड बनते टाइम ओवरलैप हुई एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनमें पार्शियल मर्जिंग हुई। कंप्लीट मर्जिंग में तो कोलैप्स हो जाएगा, पार्शियल मर्जिंग हुई। अट्रैक्टिव फोर्सेस ने प्रीडोमिनेट करा रिपल्सिव फोर्सेस को और H2 मॉलिक्यूल बन गया। ये डायग्राम टफ लगे तो सिर्फ एक नज़र मारना है डायग्राम पे कि पता रहे कि ये डायग्राम है काहे के बस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आप सबको समझ में अच्छी तरह आया होगा एंड यू हैव टू शेयर योर नॉलेज एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। So with this quote, I want to finish my class. In the other classes, we have to continue with the same topic. So all the best, my dear children.